इट इज़ डे 8 ऑफ लिटरेरी टर्म्स और यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चंस यूथ पब्लिकेशन बुक से, प्रकाश पब्लिकेशन बुक से बड़ी ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें मिलते हैं और यहाँ हमारा इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि इमेजिज्म इज़ एसोसिएटेड विद, कि इमेजिज्म मीन्स कल्पनावाद। तो कल्पनावाद जो है वो एसोसिएटेड है किससे, किससे है? तो टी.एस. इलियट से है, ई कमिंग से है, या डी.एच. लॉरेंस से है, या टी.ई. हल्मे से है। ठीक है, तो ये जो इमेजिज्म है इसका आंसर है टी.ई. ह्यूल्मे। तो इमेजिज्म का मतलब हो गया कल्पनावाद, इमेजिज्म का मतलब हो गया कल्पना से कल्पनावाद, है ना। ठीक है, अब यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि इमेजिज्म वॉज अ मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन पोइट्री। तो इमेजिज्म क्या था? ये कल्पनावाद एक मूवमेंट रहा है और कब रहा है? 20th सेंचुरी में रहा है। और किस दौरान? की कहाँ पर? कि एंग्लो अमेरिकन पोइट्री में डैट फेवर्ड, ये जो बात करता है, ये जो फेवर करता है, किस चीज़ को फेवर करता है? प्रीसीजन ऑफ इमेजरी। किस चीज़ को इमेजिज्म फेवर करता है ना? प्रीसीजन ऑफ इमेजरी, की कल्पना की सटीकता। प्रीसीजन का मतलब है एग्जैक्टनेस, कि भाई जो तुम इमेज मतलब जो भी कल्पना कर रहे हो, इमेजरी प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो ऐसा ना हो कि किसी बात पे कोई बात टिकी हो, है ना। आप सीधे ही प्रीसीजन ऑफ इमेजरी की बात, ये 20th सेंचुरी का एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट पोइट्री में इस बात को कहा जाता है ना, प्रीसीजन ऑफ इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज। और साथ साथ में क्या होना चाहिए कि जो लैंग्वेज है क्लियर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। थॉमस अर्नेस्ट हल्मे वॉज एन एस्थेटिक फिलोसोफर एंड द फादर ऑफ इमेजिज्म। तो ये फादर ऑफ इमेजिज्म तो हैं। बाद में और भी पोइट जो उन्होंने लिखा और इसको इमेजिज्म को आगे बढ़ाया, और क्या कहते हैं, उनमें एक नाम एजरा पाउंड का भी आता है। देखिए विक्टोरियन हाँ, इससे पहले विक्टोरियन है, रोमांटिक है, तो वहाँ पर जो लिखने की बात थी, सपोज कि अगर किसी को ऐसा कहना है कि भाई वह बहुत गुस्सा है, तो वह बहुत गुस्सा है ऐसा हमें एग्जैक्ट वर्ड लिखेंगे तो इमेजिज्म हो जाएगा। वह बहुत गुस्सा है ना, तो गुस्सा को गुस्सा लिखेंगे, एग्जैक्ट वर्ड लिख रहे हैं गुस्सा के लिए, गुस्सा एंग्री, तो वो क्या इमेजिज्म हो जाएगा। तो वो, मगर अब उससे पहले कुछ अलग ही ढंग से इस बात को लिखा जाता था। वो उसे ऐसे लिखते थे कि चेहरा लाल दमकता हुआ, है ना, और ऐसा चमकता हुआ, है ना, मतलब लाल चेहरा, उसके जैसा, इसके जैसा। तो इस तरह की वो यहाँ पे क्या किया करते कि उसमें एलिगरी वगैरह छुपी हुई होती थी। मगर इमेजिज्म जो है वो इस बात को कहता है कि जो क्या होना चाहिए, प्रीसीजन ऑफ इमेजरी होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि अ फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ। तो जो फुट है किसमें? एक प्रोसोडी में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसोडी क्या होती है? देखो प्रोसोडी, हाँ ठीक है, एक वर्ड है पैरोडी और एक ये वर्ड है प्रोसोडी, इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पैरोडी जो होती है, पैरोडी तो क्या होती है? नकल होती है। जैसे कि इपिक है, मॉक इपिक क्या है? उसका पैरोडी है। बर्लेस्क में हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बात प्रोसोडी की है। प्रोसोडी का मतलब होता है कि लिखने का जो स्टाइल है, इसको मतलब छंद विद्या कहते हैं या छंद शास्त्र कहते हैं प्रोसोडी को। इसका मतलब कि पैटर्न ऑफ राइम एंड साउंड जो हमारी पोइट्री में यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या पैटर्न है साउंड का, क्या पैटर्न है उसका राइम वगैरह का। और ये फुट की बात है, तो फुट इन प्रोसोडी, फुट मीटर को बताएगा, है ना। फुट इन प्रोसोडी इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ। अब फुट में रिदम का है या लेंथ का है, हाइट का है, या फिर रिदमिक मेजरमेंट का है। तो देखो फुट जो बात करता है वो मेजरमेंट की करता है ना, लेंथ की नहीं करता। अब वो लेंथ, हम ये नहीं कि टेबल खरीदने जा रहे हैं तो उसकी लेंथ हम पूछेंगे कितने फुट की है, या हाइट की भी नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, मगर राइम की तो बात करता है, पर रिदमिक मेजरमेंट, ये हमारा करेक्ट इसमें ऑप्शन होगा, रिदमिक मेजरमेंट। देखते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में कि
द फुट इज द बेसिक मेट्रिकल यूनिट, एक बेसिक मेट्रिकल यूनिट होती है दैट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन ऑफ वर्ड्स, वो उसको मतलब एक पोइट्री की लाइन को बनाती है इन मोस्ट वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ पोइट्री, ठीक है। द यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ सिलेबल्स, और बनती किससे है, सिलेबल से, एंड नंबर ऑफ विच इज लिमिटेड। तो उसमें जो नंबर होते हैं भाई 5 का है, पेंट्रा है या 6 का है ना, हेक्सा है या हेप्टा है, तो वो जो मीटर हैं, सिलेबल हैं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये बात, फुट का मतलब क्या है कि रिदमिक मेजरमेंट, फुट का मतलब क्या है कि हम राइम जो मेज़र तो करेंगे पर किसको, रिदम को मेज़र करेंगे हमारे फुट में, ठीक है। ये नहीं कि किसी टेबल को मेज़र करने लग जाएं कि कितने फुट की है, नहीं, यहाँ पे हम रिदम को मेज़र करेंगे। तो रिदमिक मेजरमेंट, इतना याद रखो, फुट क्या है, रिदमिक मेजरमेंट। नेक्स्ट, हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, तो हेप्टामीटर जो है उसमें क्या, किससे बना होता है कि 5 मेट्रिकल फिट हैं या 7 मेट्रिकल फिट हैं या 6 मेट्रिकल फिट है या फिर 8 मेट्रिकल फिट है। तो हेप्टामीटर जो है बना होता है, देखो 5 मेट्रिकल है तो पेंटा हो गया, अगर 7 है तो हेप्टा हो गया, 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, 8 है तो ऑक्टा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर है 7 हेप्टामीटर, है ना। 7 मेट्रिकल फिट का मतलब है हेप्टामीटर ना। तो हेप्टामीटर इज अ टाइप ऑफ मीटर, तो हेप्टामीटर वो टाइप ऑफ मीटर है वेयर ईच लाइन ऑफ वर्ड्स कंटेन्स 7 मेट्रिकल, जहाँ 7 मेट्रिकल फिट होते हैं। इट वॉज यूज फ्रीक्वेंटली इन क्लासिकल प्रोसोडी, और क्लासिकल प्रोसोडी में ये यूज़ किया जाता था। एंड इन इंग्लिश द लाइन वॉज यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन नरेटिव पोइट्री सिंस द रोमेंटिक्स, है ना। तो यहाँ इस समय से ये यूज़ किया जाता रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज, तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है ये, और जिसमें आर्ट है, आर्ट क्या है, एंटरटेनमेंट है या आर्ट कोई मैटर है या प्रीचिंग है या स्टाइल है, क्या है आर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो टर्म है फॉर्मलिस्टिक स्कूल, है ना। तो देखो एक ये बना है, ये वर्ड ऐसे थोड़ा सा इसको याद रखने का ट्राई करें, क्या कि फॉर्मल तो क्या होती है, औपचारिक, और इनफॉर्मल लेटर भी हम लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो पर यहाँ पे स्कूल हैं, पर कैसे स्कूल है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, इसका मतलब औपचारिक स्कूल है। तो इनमें आर्ट कैसी होती है, इनमें आर्ट जो है, आर्ट इज स्टाइल, इनमें जो आर्ट है वो क्या है, स्टाइल को डिनोट करती है, स्टाइल है। और यहाँ देखिए क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल इज़ द बेस लाइन ऑफ फॉर्मलिज्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि जो है साहित्य का जो क्रिटिसिज्म है, ये जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है वो क्या है, फॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मलिज्म है उसका बेस है ये, एंड लिटरेरी थ्योरीज का। इन आर्ट हिस्ट्री फॉर्मलिज्म इज़ द स्टडी ऑफ आर्ट, तो आर्ट हिस्ट्री में क्या है कि फॉर्मलिज्म जो है स्टडी है किसकी, आर्ट की, ठीक है, कला की, बाय एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग फॉर्म एंड स्टाइल, जिसमें क्या होता है, एनालाइज करके, है ना, उसको क्या कहते हैं, एनालाइज करके, देख कर, समझ कर, है ना। तो क्या करते हैं, और कंपेयर करते हैं किसको, फॉर्म एंड स्टाइल को, द वे ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ, कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बने हुए हैं, दे आर प्योरली विजुअल एस्पेक्ट, उनके सिद्धांत में विजुअल एस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पे लिखने का जो ढंग है उसमें क्या क्या छुपा है, क्या स्टाइल है, तो वो फॉर्मलिस्टिक जो स्कूल हैं वो बात करते हैं स्टाइल की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ, तो जो टर्म है विक्टोरियन किस एटीट्यूड को यहाँ पे इवोक करती है, बताती है, जागृत करती है, कि फिलिस्टिनिज्म को, मोरल अर्नेस्टनेस को, या लाइसेंटियसनेस को, या ट्रांसेंडेंटलिज्म को, है ना। तो ये इनमें से किस बात को यहाँ पे बताने का काम करती है। देखिए ट्रांसेंडेंटलिज्म तो हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन आया है कि भाई ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म की हमने जब बात की तो हमें कुछ, जैसे कि उसकी कीट्स ने भी ऑब्जेक्टिव, तो ट्रांसेंडेंटलिज्म में
देखिए सुपरमेसी ऑफ इंसाइटनेस की बात करता है, सुपरमेसी ऑफ इंसाइट या फिर सेल्फ रिलायंस की बात करता है कि वो हमारी आंखें, कान, नाक, है ना, ये जो जितना भी सेंसेस हैं, सेंस कर सकती हैं, उनसे भी जो परे का जो इमेजिज्म है ना, उसकी बात करता है। जैसे कि कीट्स ने भी नेगेटिव कैपेबिलिटी में भी यही बात है कि भाई वो एक इस जगह को छोड़कर दूसरा मतलब इमेजिन में खो जाते हैं इतना। तो ये एक अलग बात है। ट्रांसेंडेंटलिज्म ये विक्टोरियन में नहीं है ना। फिलिस्टीन और लाइसेंटियसनेस ये भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है मोरल अर्नेस्ट। अब यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, द टर्म विक्टोरियन was first used during the Great Exhibition in London 1851, है ना, तब विक्टोरिया का टाइम पीरियड है, एग्जीबिशन लंदन में हुआ तब ये यूज़ किया गया था। वेयर विक्टोरियन इन्वेंशंस एंड मोरल्स वर शोन टू द वर्ल्ड, जहाँ पर विक्टोरियन इन्वेंशंस, विक्टोरियन टाइम पीरियड के दौरान के जो इन्वेंशन हुए थे, है ना, जो मोरल्स वहाँ पे स्थापित किए गए थे, उसको वहाँ पे दुनिया को दिखाने का काम किया गया था। तो वहाँ से ये जो है जो टर्म है विक्टोरियन इवोक होता है, और ये मोरल अर्नेस्ट के लिए है, मोरल अर्नेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइम्बस। आइम्बस, अब आइम्बस आइम्बिक पेंटामीटर ऐसा लग रहा होगा, आइम्बक है ना, आयम्बिक है ना, आयम्बस। तो इज अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ, है ना, तो क्या 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल या फिर 1 सिलेबल। तो आयम्बस में क्या होता है, 2 सिलेबल है। जैसे आयम्बिक होता है ना, आयम्बिक, आयम्बस, आयम्बिक, मुझे लग रहा है आयम्बिक क्या है, एडजेक्टिव है, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बस। तो वो जो 2 सिलेबल हैं जिसमें क्या होता है, एक अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस होता है, तो वो आयम्बिक होता है। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एन आयम और आयम्बस इज अ मेट्रिकल foot used in various forms of poetry. It refers to a foot comprising 2 syllables, एक अनस्ट्रेस और दूसरा फॉलोड बाय स्ट्रेस, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस। तो ये है आयम्बस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, साइकोलॉजिकल नोबल जब हमने डिस्कस की थी तो वहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई थी। जैसे कि जब उस वक्त, उस दौरान जब हमारे समाज में आसपास साइकोलॉजी की बात, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात की गई, माइंड की बात की गई, और वहीं एक बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने जो लिखी है, तब वो बुक आई, तब उसके बाद उनकी थ्योरी वगैरह आई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई, इंटीरियर मोनोलॉग की बात की गई, साइकोलॉजिकल नोवेल लिखे जाने लगे, है ना, तब का ये टर्म है। तो द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, तो कहाँ से ये ड्राइव होता है, तो किसकी बुक से, किसके वर्क से ये ड्राइव होता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, इंटीरियर मोनोलॉग के लिए, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स के लिए आप एक बुक का नाम याद रखें, वो विलियम जेम्स की बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग, इट इज़ अ नरेटिव मोड और डिवाइस दैट डिपिक्ट्स द मल्टीट्यूडियस थॉट्स, एक नहीं, दो नहीं, मल्टी, है ना, बहुत सारे जो थॉट्स हैं उसको डिपिक्ट करता है, फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है, विच पास थ्रू द माइंड, जो ह्यूमन माइंड से क्या होकर गुजरती हैं, जिसका वो अवेयर भी रहता है, जो उनके कॉन्शियस माइंड में भी चलती है, उनकी बात करता है। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स 1890 in his book The Principle of Psychology, The Principle of Psychology, विलियम जेम्स, याद रखो इसको, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स। नाउ क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो सेंसिबिलिटी हमारी सेंसेस से रिलेटेड है, और एसोसिएशन का तो मतलब होता है संबंध, बट डिसएसोसिएशन का मतलब होता है संबंध का अपोजिट क्या होगा, अलगाव वगैरह होगा, दूर, सेपरेशन के लिए होगा, है ना। तो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो ये जो है टर्म किसके द्वारा ये फ्रेज जो है यूज़ किया गया, ये फिलिप सिडनी है, जॉन ड्राइडन है, टी.एस. इलियट है, या मैथ्यू अर्नोल्ड है। तो टी.एस. इलियट बड़े ही अच्छे क्रिटिक हैं, खैर मैथ्यू अर्नोल्ड भी हैं, ये भी हैं। तो ये जो टर्म है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये जो कॉइन किया है ये टी.एस. इलियट ने किया है।
टी.एस. इलियट ने ये टर्म यूज़ किया है, कॉइन किया है। तो क्या है, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ अ लिटरेरी टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय टी.एस. इलियट इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोइट्स 1921. इट रेफर्स टू द वे इन विच इंटेलेक्चुअल थॉट्स, जो हमारे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो विचार हैं बहुत सेपरेट, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग्स, है ना। तो और कहाँ से, किस चीज़ से दूर हो जाते हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव से, अनुभव की जो फीलिंग्स हैं उनसे दूर हैं ये, इसीलिए डिसएसोसिएशन है ना, इनसे अलग हैं, सेपरेशन की बात है, इसीलिए डिसएसोसिएशन, तो उनसे अलग हो जाते हैं। और ये जो बात है 17th सेंचुरी की पोइट्री में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है, एन इडल इज एसो यूजुअली अ पोइम अबाउट। तो इडल क्या है भाई, इडल तो लिखे गए हैं, है ना, इडल और इक्लॉग्स, ये जो है ये पोइट्री जो पास्टोरल को दिखाती हैं। तो पिक्चरेस्क सिटी लाइफ नहीं भाई, सिटी लाइफ की बात नहीं है। और पैनोरेमिक व्यू ऑफ नेचर, पेन का मतलब होता है ऑल, है ना, पैनोरेमिक का मतलब कि भाई एक ऐसा व्यू जहाँ हर एक चीज़ क्या कहते हैं, चारों तरफा चीज़ हैं वो जो है व्यू नेचर का, हाँ नेचर की बात कहता है, हो सकता है ये। पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल नहीं, पिक्चरेस्क कंट्री लाइफ। अब देखो यहाँ कंट्री का मतलब रूलर से ही है ना, सिटी नहीं, कंट्री लाइफ, कंट्री का मतलब यहाँ रूल, तो यहाँ पे पिक्चरेस्क कंट्री लाइफ है ना। तो हाँ, जिसमें इस जो पिक्चरेस्क कंट्री लाइफ में जो हमें क्या दिखाएगा, पेनोरेमिक व्यू ऑफ नेचर इसमें भी होगा। पर ये जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पिक्चरेस्क कंट्री लाइफ, ठीक है। तो क्या लिखा है, इडल और इडल इज़ अ शॉर्ट पोइम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रस्टिक लाइफ, रूरल लाइफ, रिटन बाय स्टाइल ऑफ थियोक्रिटस, है ना, इसको याद रखना है। शॉर्ट पास्टोरल पोइम द इडल्स, अनलाइक होमर है, थियोक्रिटस है, डिडंट एंगेज इन हीरोज और वॉरफेयर, हिज इडल्स आर लिमिटेड टू अ स्मॉल इमिटेट बर्ड, ठीक है। इस छोटे जो स्मॉल इमिटेट है ना, इमिटेट वर्ड के लिए सॉरी मैं फिर से पढ़ रही हूँ क्या, कि अनलाइक होमर एंड थियोक्रिटस डिडंट एंगेज इन हीरोज एंड वॉरफेयर। हाँ, तो इंटीमेट वर्ड, तो जो उनके ठीक है, उनके जो इडल हैं लिमिटेड थे, और टू अ स्मॉल, छोटे, इस इंटीमेट, घनिष्ठ, क्या कहते हैं, वर्ल्ड के, संसार के, जो उनकी आसपास की दुनिया, वो उसकी बात करते हैं, है ना। हम कहते हैं ना इंटीमेट फ्रेंड, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा जो घनिष्ठ है हमारा फ्रेंड, इंटीमेट वर्ड। एंड डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करती थी सीन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ है उसकी बात यहाँ पे इडल्स में की जाती है। रस्टिक है, नेचर है, इसमें इसकी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलेज बायोग्राफिया लिटरिया और बायोग्राफी लिटरेरिया, फ्रांसिस जेफरीज कॉइन्ड द टर्म लेक स्कूल पोइट्स ग्रुपिंग। अब लेक स्कूल पोइट कौन है, लेक स्कूल पोइट कौन है, कि वर्ड्सवर्थ कॉलेज कैबल, या वर्ड्सवर्थ कॉलेज तो है ना, बायरन, या फिर वर्ड्सवर्थ कॉलेज हैजलेट, या वर्ड्सवर्थ कॉलेज साउदे, तो रॉबर्ट साउदे। तो ये हमारा आंसर है कि लेक स्कूल पोइट जो है, लेक स्कूल पोइट्स वो कौन है, वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड साउदे, रॉबर्ट साउदे। तो लिखा है द लेक स्कूल ऑफ पोइट्स इज़ अ ग्रुप, ये एक ग्रुप था, इन विच वर लिस्टेड द पोइट्स हु लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, है ना, जो कहाँ रहते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, कहाँ की, इंग्लैंड की, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। दे आर नेमली पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज, या रोमांटिक मूवमेंट के ये पोइट रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी बिट्स, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी बिट का बड़ा नाम आता है, इनमें से कौन यूनिवर्सिटी बिट नहीं है, कि क्रिस्टोफर मार्लो ये हैं, जॉर्ज पीले ये भी हैं, रॉबर्ट ग्रीन ये भी हैं, बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी बिट नहीं है, बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी बिट नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा है यूनिवर्सिटी बिट्स फ्रेज है यूज्ड नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी प्ले राइट्स। ठीक है, जो नाटककार थे, लिखने वाले थे, राइटर्स, उनके ग्रुप को डिनोट करता है। हु वर एजुकेटेड, हाँ एक और बात है कि वो एजुकेट हुए थे यूनिवर्सिटीज़ से। यूनिवर्सिटीज़ जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, और फिर उसके बाद पॉपुलर हो गए सेक्युलर राइटिंग के लिए, अपनी अलग राइटिंग के लिए। ठीक है, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर्ब क्रिस्टोफर मार्लो, है ना, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस एंड जॉर्ज पीले। ये तो थे ही थे, और ये और भी थे, इनमें से 4 5 7 थे। लिली हैं, लॉज हैं, और एक और हैं किड, थॉमस किड, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े मगर फिर भी ये क्या है इस ग्रुप में आते हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क लिखते थे। यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, इन आयम्बिक देयर आर 2 syllables, द फर्स्ट इज अनएसेंटेड और सेकंड इज, तो अब हमें बताना है। अनएसेंट का मतलब होता है अनस्ट्रेस, है ना। हम इसको आयम्बिक को जानते हैं कि भाई एक अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है, तो वो एम्बिक मीटर वो बन जाता है सिलेबल। तो ये अनस्ट्रेस है, तो एक क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है इंट्रोकी, ट्रॉके इसका प्रोनाउंसिएशन है ट्रॉके। देयर आर 2 syllable, जैसे कि देखो मैंने इसको पढ़ाया है बड़े अच्छे ढंग से, और जिसमें बहुत इनमें परेशानी होती है हमें जानने में कि कौन सा स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि हमें कॉलेज लेवल पे तो इतना नहीं समझाया बताया जाता है ना, या फिर हम ही ध्यान नहीं देते, दोनों ही बातें हैं। तो एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है, वो ये है कि देखो ये जो वर्ड लिखा है एम्बिक, इसी को पढ़ लो, और जब इस वर्ड को पढ़ोगे तो बताओ इसमें कितने सिलेबल हैं, है ना। जैसे एक वर्ड है नटखट, तो ये हमारा हिंदी का वर्ड है, बताइए नटखट में कितने सिलेबल है, नटखट 2 सिलेबल हैं इसमें, है ना। इसमें लेटर तो 4 हैं, है ना, अक्षर तो 4 है, पर सिलेबल कितने, 2 सिलेबल से बनाए। हम एक बार नट बोल रहे हैं फिर खट बोल रहे हैं, तो नटखट बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से एम्बिक ये जो वर्ड है, बताओ ये कितने सिलेबल हैं इसमें, सिलेबल, मीटर, और ये जो वर्ड हैं, इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिए इसे, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ आयम्बिक तो 2 सिलेबल हैं इसमें। अच्छा, अब बताओ कि कौन सा स्ट्रेस, कौन सा अनस्ट्रेस, तो ये तो जल्दी से मतलब बोल जा रहा है, इसमें कोई दबाव भी नहीं पड़ा। पर बिक जब हम बोल रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो होठ हैं, बोलना, जीभ है, कुछ दबाव, कुछ जोर से बोल रही हैं उस बात को, है ना, बड़ी मात्रा लग रही है उसमें, तो आयम्बिक, तो उसमें स्ट्रेस लग रहा है इस तरह से। तो अनस्ट्रेस, बिक में स्ट्रेस लग रहा है। एसेंटेड और अनएसेंटेड इसके लिए सिनोनिम जो वर्ड है उन्हें भी याद रखो। उसी तरह से ट्रॉके, देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ट्रॉके है, और ट्रॉके ही इसको याद रख लो। ठीक है, ट्रॉके ही इसको क्या रख लीजिए, याद रख लीजिए। और आयम्बिक का अपोजिट ट्रॉकी होता है, तो आयम्बिक में क्या है, एक अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, तो ट्रॉकी में क्या होता है, एक स्ट्रेस होगा पहले फिर अनस्ट्रेस होगा। तो पहले एसेंटेड है और उसके बाद क्या होगा, अनएसेंटेड आएगा, है ना। तो हमारा आंसर है अनएसेंटेड। तो ट्रॉके, इसको ट्रॉके देखो, के का पे छोटे की मात्रा के, ट्रॉके, है ना। तो ये के बोलना अनस्ट्रेस है, पर तो थोड़ा जीभ में भी जोर पड़ रहा है, ट्रॉके। ऐसे इसको बोल के देखो तो समझ में ये समझ में आता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन एनापेस्टिक देयर आर 3 syllable, द फर्स्ट 2 अनएसेंटेड, द थर्ड इज, ठीक है, एनापेस्टिक। अब देखो 3 सिलेबल से बना है, इसी को देख लो, एनापेस्टिक, तो एना तो है अनस्ट्रेस, द फर्स्ट 2 अनस्ट्रेस, एनापेस और टिक, जब हम टिक बोलेंगे तो लग रहा है जोर, तो ये स्ट्रेस है। तो पहले 2 अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फीब्रेज, ठीक है, एम्फीब्रेज, ठीक है। तो 3 सिलेबल से मिलके बना है। अब ये वाला थोड़ा नया है मेरे लिए भी, मैंने ये पढ़ाया नहीं है उसमें। एम्फीब्रेज 3 सिलेबल से मिलके बना है। द फर्स्ट इज अनएसेंटेड, द सेकंड अनएसेंटेड, और थर्ड इज एम्फीब्रेज। तो ये भी क्या होगा, ब्रेज क्या है, अनएसेंटेड, तो अनएसेंटेड
एम फी, फी है ना, फी में क्या स्ट्रेस लग रहा है, ब्रैच अनस्ट्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको एम्फीब्रैच को भी हमें याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इंडक्टाइल। तो ये वर्ड इसको बोलेंगे डेक्टाइल, डेक्टाइल है ना, डेक्टाइल। देयर आर 3 सिलेबल, डेक्टाइल, डेक्टाइल, डेक्टाइल। द फर्स्ट इज एसेंटेड है ना, डेक, डेक बोल रहे हैं, टाइल बोल रहे हैं। तो डेक जब बोल रहे हैं तो जोर लग रहा है, एसेंटेड है, स्ट्रेस है, और जो फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस लेवल, तो ये अनस्ट्रेस है, अनस्ट्रेस मतलब अनएसेंटेड। तो ये हमारा आंसर है। विच मीटर हैज़ अ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 2 लॉन्ग और हैवीली असेंटेड सिलेबल, ठीक है। कौन सा ऐसा मीटर है जिसमें क्या है, विच मीटर हैज़ मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 2 लॉन्ग, दो लॉन्ग सिलेबल हैं और हैवी भी हैं और एसेंटेज स्ट्रेस भी हैं। तो स्फोर्डिक पेंटामीटर नहीं, पेंटामीटर एक अलग टर्म हो गया, ये मुझे पता नहीं, पर उसका स्पॉन्डी है, उसका आंसर है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी का अपोजिट होता है फेरिक, स्पॉन्डी का अपोजिट होता है फेरिक। उसमें क्या होता है, 2 अनस्ट्रेस लेवल होते हैं, इसमें 2 स्ट्रेस लेवल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिलिंडा इज द हीरोइन ऑफ, बिलिंडा इज द हीरोइन ऑफ। तो बिलिंडा रेप ऑफ द लॉक वर्क है, उसकी हीरोइन होती है रेप ऑफ द वर्क। नेक्स्ट है हु रोट एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मेड गॉड, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मेड गॉड, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर, ठीक है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन या गिरे। तो इसका आंसर है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पोइट हैज़ रिटन एन एलेजी इन मेमोरियम ऑफ W.B. ईट्स। ये है काम की, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स ये लिखी है एलिजी, तो ये किसने लिखी है, इलियट ने, ईट्स ने खुद कैसे अपने लिए एलिजी लिख देगा, है ना। अपने लिए तो एलिजी किसी ने नहीं लिखी है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एलिजी अपने आप नहीं लिखी जाती, कोई दूसरा लिखेगा, हमारा शौकीत है ना। हम मर गए तो किसी दूसरे कोई तो गम होगा, हम तो खुशी खुशी जा रहे हैं इस संसार से। खैर, तो इलियट ने भी नहीं लिखी, इसलिए W.H. ऑर्डन है, इसका आंसर W.H. ऑर्डन है। जेम्स मैकफर्सन रोड, जेम्स मैकफर्सन ने क्या लिखा है कि ओशियन और वैनिटी फेयर या फिर ये नन ऑफ दीज। तो भाई ये ओशियन माने समुद्र, ये नहीं है, ये ओशियन ए वाला आंसर है इनका। सर वॉल्टर स्कॉट रोड, सर वॉल्टर स्कॉट ने क्या लिखा है, द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, ओके सॉरी, द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, द लेडी ऑफ द लेक, सॉरी द ले, और मैं भी क्या पढ़ रही हूँ, सॉरी, द ले ऑफ लास्ट मिनिस्ट्रल, लेडी ऑफ द लेक, वैनिटी फेयर या फिर द विलेज। तो इसका आंसर है द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि यहाँ स्क्रीन पर भी देखना है, बुक में भी देखना है, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, थोड़ा इसे समझ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। तो हम इसको अब यहाँ तो कर रहे हैं इसको मतलब पॉज, और कंटिन्यू हम इसे सीरीज़ को करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।